नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस के बारे में। जो इनके बीच में कंपैरिजन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है और जो इनके कारण से चेंजेस आते हैं प्रोसेस के अंदर, तो वो इनके बीच में कंपैरिजन क्या है, डिफरेंसेस क्या है, वो आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो चलिए एक इसका ओवरव्यू पहले ले लेते हैं हम इसके अंदर कि जो आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो आइसोथर्मल चेंजेस के अंदर अगर हम बात करें, हमें इस तरह से एक सिलेंडर लेना है और जो इसकी वाल्स होंगे, अब ये सिलेंडर है और ये जो इसकी वाल्स हैं, ये जो वाल्स हैं ये अच्छी कंडक्टिंग वाल्स हैं। अगर हम इनको कहें, ये जो सिलेंडर की वाल्स हैं ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग का क्या मतलब है, थर्मली कंडक्टेड बोलेंगे कि अगर हमें हीट जो है इन वाल्स के थ्रू ट्रांसफर करनी है वो भी हो जाएगी और इन वाल्स के थ्रू बाहर निकालनी है वो भी हो जाएगी। यानी कि अगर हम एक सोर्स के थ्रू इसको हीट देना चाहते हैं जो हॉट सोर्स है तो दे सकते हैं, और एक सोर्स के थ्रू जो हमारा सिंक है या कहें कि हीट इससे रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अच्छी कंडक्टिंग वाल होती है इसकी, थर्मल कंडक्टिंग वाल। और इसके अंदर हम ले लेते हैं एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन और उसके साथ पिस्टन रोड, और इसके बीच में ले लेते हैं गैस, कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स आप ले सकते हैं। तो आइसोथर्मल के अंदर क्या होता है, जो एक अगर इसका ओवरव्यू ले, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल के अंदर। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब जो इसका टेम्परेचर है, तो ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन वहीं अगर हम एडियाबैटिक चेंजेस के अंदर देखें, एडियाबैटिक जो प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर क्या चेंज आता है, इसके अंदर जो सिलेंडर की वाल होती हैं, ये जो वाल्स होती हैं ये परफेक्टली इंसुलेटिंग होती हैं। तो ये ध्यान यहाँ पर रखना है, ये होती हैं परफेक्टली इंसुलेटिंग, यानी कि इनसे ना तो हीट बाहर जा सकती और ना ही हीट अंदर जा सकती। हीट जो है, हीट का कंटेंट जो है जीरो रहेगा बाहर से और अंदर से, यानी कि अंदर से बाहर ट्रांसफर नहीं होगी और बाहर से अंदर नहीं होगी। तो इसलिए ये इंसुलेटिंग वाल का हम यहाँ भी यूज करते हैं। बाकी पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है सेम इसी तरह का रहता है, यहाँ पर कोई भी गैस आप ले सकते हैं। तो एडियाबैटिक चेंजेस के अंदर हीट कंटेंट जीरो, वाल्स जो होती हैं इंसुलेटिंग, और इसके अंदर वाल्स कंडक्टिंग और टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये एक ओवरव्यू हमने लिया। चलिए इसके जो कंपैरिजंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो कंपैरिजन है इनके बीच में वो है टेम्परेचर कांस्टेंट। जैसे हमने देखा कि आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या हम कहें कि जो डेल टी है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो जीरो रहेगा हमेशा। एडियाबैटिक के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर हीट कंटेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या आप कह सकते हैं कि जो चेंज ऑफ हीट है वो हमेशा जीरो रहेगा। तो ये आप कह सकते हैं। तो पहला तो यही इनके बीच में कंपैरिजन बनता है। दूसरा, सिस्टम इज थर्मली कंडक्टिंग टू सराउंडिंग। जैसा कि हमने फिगर के अंदर देखा कि जो सिस्टम है यहाँ पे कंडक्टिंग वाल है, तो थर्मली कंडक्टिंग होगा सराउंडिंग के साथ। जब इसे हीट की जरूरत होगी तो ये लेगा, और जब इसको रिजेक्ट करनी होगी सराउंडिंग को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये परफेक्टली इंसुलेटिंग है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये थर्मली कंडक्टिंग है टू द सराउंडिंग, और ये थर्मली इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से, यानी कि कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता। ये जो प्रोसेस होती है ये स्लोली प्रोसेस होती है, तभी तो इसके अंदर जो हीट है वो वाल्स के थ्रू जाती है या रिजेक्ट होती है। सोर्स के थ्रू हम दे सकते हैं, या फिर जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू सराउंडिंग को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। इतना टाइम मिलना चाहिए ताकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जा सके। लेकिन एडियाबैटिक चेंजेस के अंदर ये एक सडन प्रोसेस होती है, एकदम से प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हीट कंटेंट है, जैसा कि हमने कहा कि वो जीरो होता है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जीरो होता है। इसलिए सडनली, थियोरेटिकली अगर हम बात करें, एकदम से होनी चाहिए ये प्रोसेस, इसलिए अचानक ही ये प्रोसेस होती है। स्पेसिफिक हीट जो होती है इस केस के लिए, आइसोथर्मल जो प्रोसेस है इस केस के लिए या आइसोथर्मल चेंजेस के लिए, ये इनफाइनाइट होती है। ये क्यों होता है? अब देखिए, जो हमारा हीट होता है वो किसके बराबर होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो स्पेसिफिक हीट सी एम डेल्टा टी, आप इसको लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट, मास और चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप यहाँ से सी की वैल्यू को निकालें, ये क्या आ जाती है, क्यू बाई एम डेल्टा टी, ये आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर डेल्टा टी यहाँ पर हमारा जीरो रहता है,
अगर डेल्टा टी को आप 0 पुट करेंगे तो सी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है इनफाइनाइट रहती है इस केस के अंदर, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट 0 रहती है। इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस है C इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो क्यू है वो 0 है, यानी कि ये डेल क्यू है, जो ये डेल क्यू आप लिखिए यहाँ, जो चेंज इन हीट होगी। तो डेल क्यू है यहाँ पर, ये 0 है, तो ये अगर 0 होगी तो सिंपल बात है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगी, स्पेसिफिक हीट जो है 0 आ जाएगी हमारी, इसमें इनफाइनाइट हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट होती क्या है, किसी भी चीज का टेम्परेचर, मान लीजिए यूनिट मास है, उसको आप यूनिट डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो आपको रिक्वायर्ड है। ये भी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट जो है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी इसके केस में। कैसे कांस्टेंट रहेगी, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आप मेंटेन रख रहे हैं, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जी है उसके पास उतनी ही रहेगी, ना आप उसको बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को ना घटा रहे हैं। इंटरनल एनर्जी हमारी टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट करती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। और इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल काम करते हैं, टेम्परेचर गिरता है तो इंटरनल एनर्जी भी गिरती चली जाती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अपनी एनर्जी का यूज करती है काम करने के लिए। तो ये कांस्टेंट रहेगी और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि जब भी गैस सडनली एक्सपेंड होगी या कंप्रेस होगी तो उसे खुद की इंटरनल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी इसके अंदर चेंज होगी, इसके अंदर कांस्टेंट रहेगी। जो स्लोप होता है आइसोथर्मल कर्व का वो dp बाई dv इक्वल टू माइनस पी बाई वी होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं। स्लोप की बात की जा रही है, यानी कि जो हमारा कर्व होता है, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का कर्व, इस तरह का आइसोथर्मल कर्व होता है। अब जो इसका स्लोप है, अब देखिए इसके लिए क्या होता है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें डी पी वी इक्वल टू 0, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आता है हमारा, ये आ जाता है वी डी वी प्लस वी डी पी। ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन और अंदर दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो पी डी वी प्लस वी डी पी ये आ जाएगा इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर आप जो है dp बाई dv करते हैं, यानी कि इस dv को इस तरफ ले आते हैं और इस माइनस v को इस तरफ ले आए तो माइनस p बाई v रहता है। तो ये हमारा इस केस के लिए रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें वही हमने दिखाया है, जो स्लोप है कर्व का dp बाई dv इक्वल टू माइनस p बाई v रहता है, यानी कि pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है इस केस के लिए। लेकिन अगर इसकी बात करें, जो स्लोप है हमारा dp बाई dv माइनस गामा p बाई v रहता है। चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे आया, ये तो हमने समझा। तो ये जो माइनस गामा पी बाई वी है ये किस तरह से आएगा। अब इस केस के लिए जो हमारा पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं पी डी पी वी गामा का तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है, पहले अगर आप करें पी और ये डी वी करें तो ये गामा आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे जब वी और गामा माइनस 1 आ जाएगा dv, यानी कि p आपने dv किया, डिफरेंशिएशन किया, गामा आगे आ गया, गामा माइनस 1 हो गया और dv हो गया। उसके बाद प्लस जो है हमारा यहाँ पे p dv किया, अब v गामा dp हो जाएगा, ये हो गया। यानी कि पहले ये रखा और इसका किया, फिर अब ये रख लिया v गामा और dp कर दिया, ये हो गया इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए ये v की गामा माइनस 1 है, अगर यहाँ v से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे गामा माइनस 1 जो है वो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं v से तो p बाई वी आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा गामा v डी वी आ जाएगा, और इसको उस तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा माइनस v गामा डी पी हो जाएगा। ये हमने v गामा क्यों बनाया, ये सॉरी गामा v और यहाँ पे गामा v है, गामा क्योंकि v से मल्टीप्लाई किया, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी, v गामा रह जाएगा और v डिवाइड v किया तो ये बन जाएगा। अब v गामा से v गामा कैंसल आउट हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप निकालते हैं अब ये आपका क्या आ जाएगा dp बाई dv, यानी कि इसके डिवाइड में ये dv चला गया ये, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस माइनस को उस तरफ ले लेते हैं माइनस p बाई v, और ये गामा भी है इसके साथ, तो ये गामा, ये dv जो है आप इस तरफ ले गए
और यहाँ पे ये क्या आ गया P/V गामा, यानी कि माइनस ये था इस तरफ ले लिया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला रहता है माइनस गामा P/V रहता है। दोनों के केस में हमने देखा कि किस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो स्लोप जो है ये रहता है, ये PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट है और ये PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जो इनकी इक्वेशन होती है, इसकी PV इक्वल टू कांस्टेंट और इसकी PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसी तरह से अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इलास्टिसिटी, वो क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इलास्टिसिटी है, EI से अगर हम इसको डिनोट करें, I का मतलब जो आइसोथर्मल चेंजेस के लिए इक्वल टू प्रेशर होता है ये। अब ये देखिए जो थर्मल इलास्टिसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इलास्टिसिटी है, ये है क्या, जैसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर जो भी गैस के अंदर चेंजेस आते हैं तो वो चीज है यहाँ पे थर्मल इलास्टिसिटी। तो EI इक्वल टू प्रेशर के है, इसके अंदर क्या है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल इलास्टिसिटी EA, यानी कि एडियाबैटिक के लिए ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर लीजिए, तो ये रहेगा हमारा एडियाबैटिक। तो यहाँ पर आपको एडियाबैटिक लिखना है, एडियाबैटिक ये चीज, क्योंकि हम एडियाबैटिक चेंजेस की बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आ जाएगा EA, इसलिए A दिखाया गया है गामा P, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर जो है इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जो EA है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है, अगर हम जो है यहाँ पर P की जगह EI पुट कर दें, P की जगह EI पुट कर दें, तो गामा जो है आप EI भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट है वो गामा और जो हमारा आइसोथर्मल या कहेंगे थर्मल इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए काफी सारे जो चेंजेस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, काफी सारे डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।